नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में। प्राचीन भारत के नंद वंश का अंतिम राजा था धनानंद। नंद वंश के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पूर्व भारत के बड़े हिस्से पर इस राजवंश ने राज किया। आपको बता दें कि नंद साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इतिहास में नंद वंश के 2 सम्राटों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला महापद्मनंद और दूसरा धनानंद। कहा जाता है कि धनानंद महापद्मनंद का पुत्र था, पर कई जगह इसे महापद्मनंद का छोटा भाई भी कहा जाता है। ज्यादातर प्राचीन ग्रंथों से एक बात स्पष्ट होती है कि महानंद के राजा नई जाति के थे। महापद्मनंद ने लगभग 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी और उसने लगभग 329 ईसा पूर्व तक राज किया। इसके बाद धनानंद मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ। धनानंद के बारे में कहा जाता है कि धनानंद एक अत्याचारी, धन का लोभी और विलासी शासक था जो अपने राज्य की प्रजा के बीच अप्रिय था। धनानंद को धन इकट्ठा करने की आदत थी, जिसके कारण लोग उसे धनानंद भी कहने लगे थे। धन इकट्ठा करने के लिए धनानंद ने अपनी प्रजा पर तरह तरह के टैक्स लगाए थे। यहाँ तक कि शमशान घाट में व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए आवश्यक लकड़ियों पर भी टैक्स लगा दिया था। प्लूटार्क ने लिखा था कि युवा चंद्रगुप्त एक बार सिकंदर के सामने पेश हुआ था और उसने धनानंद के घटियापन और प्रजा के बीच उसके अप्रियता के बारे में बताया था। कथा सरितासार के अनुसार धनानंद के पास 99 करोड़ सोने की मुद्राएं थी, जिसे गंगा नदी की तली में एक चट्टान के नीचे खुदवाकर छिपा दिया था। धनानंद के पास इतनी संपत्ति के बारे में यह भी मानना है कि धनानंद के पास काफी दौलत थी, क्योंकि इसका वर्णन तमिल के एक प्राचीन कविता में भी मिलता है। कविता में वर्णन है कि पहले वह स्वर्ण मुद्राएं पाटलिपुत्र यानी कि पटना में संचित हुई और फिर गंगा की बाढ़ में छिप गई। धनानंद के बारे में कहा जाता है कि उसके धन के प्रति प्रेम के कारण उसका नाम धनानंद पड़ गया था। यूनानी लेखकों के धनानंद के बारे में लिखा है कि सिकंदर के हमले के समय मगध का राजा अग्रसम था। अग्रसम नाम को इतिहासकार धनानंद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि अग्रसम शब्द अग्रसेन शब्द का अर्थ है, जिसका मतलब होता है अग्रसेन का पुत्र, और अग्रसेन महापद्मनंद का दूसरा नाम है। इसीलिए कई इतिहासकार महापद्मनंद को धनानंद का पिता तो कई इतिहासकार धनानंद को महापद्मनंद का छोटा भाई बताते हैं। धनानंद को विरासत में एक विशाल राज्य मिला था। ऐसे में धनानंद के पास एक बड़ी सेना होना स्वाभाविक सी बात है। यवन इतिहासकार लिखते हैं कि धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घोड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। कहा जाता है कि नंदों की इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर सिकंदर के सैनिकों की नींद उड़ गई थी। इसीलिए वह पोरस से हुए भयानक युद्ध के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। प्राचीन ग्रंथों की माने तो चाणक्य और नंदों के बीच खासी दुश्मनी थी। मुद्रा राक्षस नाटक से यह भी पता चलता है कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर राजकीय पद से हटा दिया था। इसके बाद से चाणक्य ने नंद साम्राज्य के विनाश के लिए शपथ ले लिया। इसके बाद चाणक्य ने किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो धनानंद को हरा सके और वह सत्ता पर काबिज हो सके। सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से लगभग 324 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, पर उन्हें करारी हार मिली। उन्होंने नंदों की सेना को कम में आंका और उन्हें शीघ्र ही इसकी गलती का एहसास भी हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर पंजाब के इलाकों से एक विशाल सेना तैयार किया। इस सेना के बारे में कई इतिहासकार बताते हैं कि इसमें यूनानी सैनिक और लुटेरे व्यक्ति भी शामिल थे। बताया तो यह भी जाता है कि धनानंद को हराने के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने भी चंद्रगुप्त से संधि की थी। कई इतिहासकार बताते हैं कि प्रवर्तक ही पोरस थे। अब चंद्रगुप्त को यह लगने लगा था कि वह धनानंद के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकता है, तो उन्होंने धनानंद को हराने के लिए छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया और पाटलिपुत्र को घेर कर धनानंद को मार डाला। लेकिन कई इतिहासकार यह भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त ने धनानंद को कई अलग अलग युद्धों में हराया होगा, लेकिन एक बौद्ध ग्रंथ की माने तो धनानंद और चंद्रगुप्त के बीच केवल एक युद्ध हुआ था और यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि आने वाले कई सालों तक इससे हुई हानि को पूरा नहीं किया जा सका। बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।